इंसुलिन इंसुलिन इज एन एगनिस्ट एट इंसुलिन रिसेप्टर्स, यानी इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर ये एक्शन जितना भी है पोटेंशिएट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड की ग्लूकोज लेवल्स हैं वो फॉल कर जाएंगे। जितनी भी ग्लूकोज है वो चेंज हो जाएगी ग्लाइकोजन में, कुछ जो कि मसल्स को दे दी जाएगी ताकि यूटिलाइज हो जाए। इसी के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह इंक्रीज हो जाएगी। सो हम इंसुलिन को यूज़ कर सकते हैं डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 की ट्रीटमेंट में। टाइप 1 वो होती है जिसमें बीटा सेल्स बनते ही नहीं है, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। टाइप 2 वो होती है जिनमें बीटा सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, या तो वो सही तरह से क्रिएट नहीं कर सकते, या कोई ऑटो इम्यून डैमेज हो जाती है, या फिर जो है वो सेंसिटिविटी ठीक तरह नहीं होती। तो इंसुलिन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों में भी यूज़ हो सकती है। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें तो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी ट्रैक, जितनी ज़्यादा जीआईटी में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगी उतने ज़्यादा लेवल्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जितना ज़्यादा ग्लाइकोजन टूटेगा उतने ज़्यादा ग्लूकोज लेवल्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। एंड वी हैव ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द नॉन शुगर मोइटी, जितनी ज़्यादा शुगर बनेगी उतने ज़्यादा ग्लूकोज लेवल्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। जितना ज़्यादा लिवर जो है ग्लाइकोजन बनाएगा, इसका मतलब ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में वो ड्रॉप कर जाएंगे। इसके अलावा यूटिलाइजेशन बाय द टिश्यूज़। जितना ज़्यादा टिश्यूज़ जो है यूटिलाइज करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ड्रॉप कर जाएगा। और फाइनली वी हैव इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज। अब हर स्टेप के ऊपर डिफरेंट ड्रग्स लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ड्रग्स इंसुलिन को रिलीज करवाएंगे, प्रोमोट करवाएंगे, उन्हें हम कहेंगे दीज आर सिक्रेटोगोगस। उसमें आ जाएगा ग्लाइबेंक्लामाइड, टॉलब्यूटामाइड, ग्लिम्पिराइड, ग्लिपिजाइड, रैपाग्लिनाइड, नाइटिग्लिनाइड वगैरह। इनको हम कहेंगे कि दीज आर सिक्रेटोगोगस, ये इंसुलिन की रिलीज करवाएंगी। इसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन होनी थी इंटेस्टाइन में से, कुछ ड्रग्स इसको भी इनहिबिट करेंगी और इस ड्रग को हम कहेंगे ए कार्बोज। अब ए कार्बोज क्या करेगी, दिस इज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर एंड इट विल इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन्स। उसके अलावा हम मेटफॉर्मिन्स भी दे सकते हैं। अब मेटफॉर्मिन्स क्या करेंगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कराएंगी और प्रोमोट कराएंगी यूटिलाइजेशन बाय द टिश्यू। मेटफॉर्मिन्स क्या करेंगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कराएंगी, टिश्यू सेंसिटिविटी जो इंक्रीज कराएंगी और ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज कराएंगी। इन्हीं मेटफॉर्मिन्स को हम कहेंगे दीज आर बाइगुआनाइड्स। इन बाइगुआनाइड्स के साथ साथ हम ग्लिटाजोन्स भी दे सकते हैं, जिसमें रोजिग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन। ये क्या कराएंगी, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कराएंगी और उसके साथ साथ यूटिलाइजेशन बाय द टिश्यू इसको प्रोमोट कराएंगी। दीज आर ग्लिटाजोन्स, रोजिग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन। तो इनकी वजह से जो होगा वो क्या होगा, ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम द लिवर ये डिक्रीज कर जाएगी, मसल्स में अपटेक जो है इंक्रीज कर जाएगी, सेंसिटिविटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा हम इंसुलिन दे सकते हैं। इंसुलिन क्या करेगी, जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस था उसको ब्लॉक करेगी, यानी ग्लाइकोजन को नहीं टूटने देगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी ब्लॉक करेगी इंसुलिन। इसके अलावा इंसुलिन क्या करेगी, जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस होनी थी इसको प्रोमोट करेगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को चेंज करेगी ग्लाइकोजन के अंदर। और फाइनली इंसुलिन और क्या करेगी, इंसुलिन यूटिलाइज करवाएगी ग्लूकोज को बाय द टिश्यूज। ये सारे जो है वो इंसुलिन के फंक्शंस हैं। तो अगर इंसुलिन के फंक्शंस को समराइज करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज अमीनो एसिड फैट्स के अपटेक को इंक्रीज करेगी, स्टोरेज को इंक्रीज करेगी, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगी इन द मसल्स, इन द लिवर, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगी। इट हैज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ग्रोथ ऑन ग्रोथ एंड जीन एक्सप्रेशन। उसके अलावा ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करेगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगी और लिपोलिसिस को इनहिबिट करेगी। ये सारे फंक्शन इंसुलिन के हैं। और फाइनली इस सब सिनेरियो में हम एक और ड्रग दे सकते हैं, दैट इज ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन कोई एंटी डायबिटिक ड्रग नहीं है, ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। ग्लूकागॉन क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, ये बिल्कुल ऑपोजिट करेगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ज़्यादा प्रोमोट कराएगा। इसके साथ साथ ग्लूकागॉन की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट की जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी और ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ग्लूकागॉन इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ इंसुलिन। तो अगर हम स्पेसिफिकली इंसुलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हम रेफर होते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में। इसमें होता क्या है कि जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होते हैं उनके ऊपर आकर इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑटो
फॉस्फोरिलेशन होती है। ये रिसेप्टर्स आपस में फॉस्फोरिलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और इन रिसेप्टर्स के साथ बाद में जो चीज़ बाइंड होती है दैट इज़ IRS, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट। इनकी भी बाद में फॉस्फोरिलेशन होती है, ये एक्टिवेट होते हैं और बाद में जितने भी इंट्रासेलुलर प्रोसेसेस होते हैं वो कैरी आउट होते हैं। इसके साथ साथ ये जो सेल है और इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं ये भी रेगुलेट होते हैं। अब इस सारे की वजह से इंसुलिन ने क्या क्या इफेक्ट्स जो हैं वो शो करवाए हैं वो देखते हैं। इंसुलिन की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और जो फैट्स हैं इनकी सेल के अंदर अपटेक इंक्रीज होती है, इनकी जो स्टोरेज होती है वो भी इंक्रीज होती है। इसके साथ साथ इंसुलिन और क्या कराती है, जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है उसे इंक्रीज कराती है, यानी ग्लूकोज को चेंज करती है ग्लाइकोजन में इन द मसल्स एंड लिवर, और ग्लूकोज के लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं ब्लड में। इसके अलावा इंसुलिन और क्या कराती है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज कराती है। सो इंसुलिन इज़ एन एनाबॉलिक हार्मोन और इसकी प्रेजेंस में जो प्रोटीन वो इंक्रीज करती है। इसके अलावा ग्लूकोज के लेवल्स जो हैं ब्लड में वो डिक्रीज कर जाते हैं। और इंसुलिन क्या कराती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट कराती है, यानी ग्लाइकोजन को टूटने नहीं देती। ग्लाइकोजन ने टूट कर ग्लूकोज बनानी होती है, वो इस प्रोसेस को इनहिबिट करती है। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन ग्लूकोज मोइटी, इसको भी इनहिबिट करती है, रोकती है। इसके अलावा जो लाइपोलिसिस का प्रोसेस है उसको भी इनहिबिट करती है, क्योंकि इंसुलिन एक एनाबॉलिक एंजाइम है, सो इसने लाइपोलिसिस को इनहिबिट करना है। और इसके कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन के ऊपर और ग्रोथ के ऊपर वो भी बेनिफिशियल है। सो ये सारे जो है वो इंसुलिन के इफेक्ट्स हैं। तो इंसुलिन की अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसकी जो हाफ लाइफ है फ्री इंसुलिन की दैट इज 10 मिनट्स। क्योंकि ये हाफ लाइफ इतनी थोड़ी है इसीलिए हमारे पास स्लो रिलीज प्रेपरेशंस जो है वो अवेलेबल हैं रेगुलर यूज़ के लिए। इंसुलिन इज गिवन सबक्यूटेनियसली और आईवी। अब इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग अगर है यानी लिस्प्रोस्पार्ट, उनकी हाफ लाइफ 3 to 5 आवर्स है। अगर इंसुलिन इंटरमीडिएट एक्टिंग है, फॉर एग्जांपल आइसोफेन या जिसे कहें एनपीएच, न्यूट्रल प्रोटामीन हैगिड्रॉन आइसोफेन इंसुलिन, तो उसकी हाफ लाइफ है 10 to 12 आवर्स। अगर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, फॉर एग्जांपल ग्लार्जीन, डेटामियर, जिंक सस्पेंशन, तो उनकी हाफ लाइफ 24 आवर्स है। क्लिनिकल यूज़, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 वो होती है जिसमें बीटा सेल्स जो होते हैं वो बनते ही नहीं है, टोटल डिस्ट्रक्टेड होते हैं। या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ दैट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, यानी बाकी मेडिकेशन से अगर टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही तो उस केस में हम इंसुलिन पे शिफ्ट होंगे। एंड थर्ड DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, उसकी ट्रीटमेंट में भी हम इंसुलिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स, ज़्यादा इंसुलिन लगाने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर जाएंगे, और इस हाइपोग्लाइसीमिया को फिर हम किस तरह ट्रीट करेंगे, बाय ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ग्लूकागॉन भी दे सकते हैं। इंसुलिन की टॉक्सिसिटी से वेट गेन भी हो सकता है। तो अगर एंटी डायबिटिक ड्रग्स को हम समराइज करें तो उसमें सबसे पहले इंसुलिन आएंगी। इंसुलिन्स में रैपिड एक्शन में लिस्प्रोस्पार्ट और ग्लूलिसिन, उन्हीं इंसुलिन्स में शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन, उन्हीं इंसुलिन में जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है उसमें एनपीएच। एनपीएच का मतलब है न्यूट्रल प्रोटामीन हैगिड्रॉन, जिसे हम आइसोफेन इंसुलिन कह सकते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स में आएंगी ग्लार्जिन, डेटामियर और डेग्लूडिक। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर सिक्रेटोगॉगस, यानी ये इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कराएंगी। और इन ड्रग्स में आ सकती हैं सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया हमारे पास दो हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या आ सकती हैं, टॉलब्यूटामाइड, टोलाजेमाइड और क्लोरप्रोपामाइड। और सेकंड जनरेशन सिक्रेटोगॉगस सल्फोनाइल यूरिया में आ सकती हैं ग्लाइब्यूराइड, जिसका दूसरा नाम है ग्लाइबेनक्लामाइड, और ग्लिपिजाइड, ग्लिम्पिराइड वगैरह आ सकती हैं। देन वी हैव मैग्लिनिटाइड्स। मैग्लिनिटाइड्स में रैपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं बायगुआनाइड्स। बायगुआनाइड्स में मेटफॉर्मिन, और मेटफॉर्मिन हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज में भी दे सकते हैं। उसके अलावा दो ड्रग्स हैं, दीज आर ए कार्बोज एंड मिग्लिटोल। इन्हें हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, और ये क्या करेंगी, जीआईटी से एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कराएंगी। देन वी हैव थायाजोलिडीन डायोन्स, जिसमें रोजिग्लेटाजोन और पायोग्लेटाजोन आ सकती हैं। इसके अलावा अमाइलिन एनालॉग, अमाइलिन एनालॉग्स, सो अमाइलिन एनालॉग्स में आ सकती हैं प्रेमलेंटाइड। कुछ और एंटी डायबिटिक ड्रग्स में हमारे पास इनक्रेटिन मॉड्यूलेटर्स आ सकते हैं। इनक्रेटिन मॉड्यूलेटर्स दो तरह के हो सकते हैं, GLP-1 एनालॉग्स हो सकते हैं या फिर DPP-4
इनहिबिटर्स हो सकते हैं। DPP4 का मतलब है डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज इनहिबिटर। अगर GLP-1 एनालॉग्स को देखेंगे तो उसमें एक्जेनाटाइड, लायराग्लूटाइड, एल्बिग्लूटाइड और ड्यूलाग्लूटाइड आ सकते हैं। और अगर DPP4 इनहिबिटर्स की बात करें तो साइटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लाइनाग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन आ सकते हैं। Then we have finally another group of the drugs which are called SGLT2 inhibitors. अब ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ड्रग्स यूरिन में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ड्रॉप कर जाते हैं। और इसमें क्या आ सकते हैं, कैनाग्लाइफ्लोजन, डैपाग्लाइफ्लोजन, एपाग्लाइफ्लोजन और एप्राग्लाइफ्लोजन।